गुस्सा होते बीच में आकर को डाल रहे तू ये है क्या सुब्बू सुब्बू जब्बू एक एड क्या देख ले तुम पीछे पड़ गए सुब्बू सुब्बू के मेरे को नहीं करना है सुब्बू उब्बू। मैं घर पे बोला कि मुझे 1 साल का थोड़ा सा समय दो, कुछ करना है क्रिएटिव, एक अंदर कॉन्फिडेंस लेके आप चल पड़े। वही तो रिजेक्शन से तो और अच्छा ही लगता था कि शुरुआत में तो भटकने में ही मज़ा आता ना। मुझे कॉल आता है कि आपका सलमान की मूवी में सिलेक्शन हो गया है, आप मिलने के लिए आ जाइए। बोले सूरज सर ने बोला कि क्षितिज आए तो केबिन में भेजेंगे। मुझे यकीन हुआ कि भाई मुझे नहीं बुलाया गया, किसी और क्षितिज बुलाया हुआ शायद। और आप जैसे प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, अगर वो होता तो मुझे शायद मुंबई भी जाने की जरूरत ना पड़ती। कट करो। वेलकम दोस्तों, डिफर के इस पॉडकास्ट में हम मिलेंगे क्षितिज पवार से, जो इंदौर से बिलोंग करते हैं और मुंबई महानगरी में एक्टिंग में अपना कमाल दिखा रहे हैं। हाल ही में हमने उन्हें देखा है पार्ले जी के सुब्बू सर के कैरेक्टर में। तो ये पॉडकास्ट खास उन लोगों के लिए जो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और छोटे शहरों से मुंबई में कुछ कर गुजरना चाहते हैं। पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा, बने रहिए। क्षितिज जी, डिफर के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम इस पूरे एपिसोड में आपसे बहुत सारी चर्चा करेंगे एक्टिंग से रिलेटेड, आपकी जो जर्नी रही और इस दौरान आपने क्या क्या सीखा, किन किन लोगों से आपने काम किया। बड़े रोचक आपके काम हमने देखे हैं और तो बड़ा अच्छा रहेगा आपकी ही ज़ुबानी वो सुनने में, हमारे लिए और हमारे ऑडियंस के लिए भी। तो शुरुआत हम करते हैं कि ये एक्टिंग का कीड़ा जो बोलते हैं, या आपको इसने काटा कब? पुलकित भाई, काटा तो वैसे बचपन में था, पर वो बोलते हैं ना कि उस टाइम सिर्फ कीड़ा था, उसके पंख जो कैटरपिलर से जो बटरफ्लाई बनने की प्रोसेस हुई थी उसकी, वो तो काफ़ी लेट हुआ एक्चुअली। ओके। वो भी जब मैं 35, 36, 37 साल का हुआ, जब वो कीड़े को पंख लगे। बेसिकली हुआ क्या था कि बचपन में फर्स्ट व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 1, ओके, तो जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है उसमें मुझे भाग लेने का मौका मिला था। पापा ने ज़बरदस्ती नाम लिखवा दिया था मेरा एनुअल फंक्शन में। ये आपको पार्ट लेना है इसमें? हाँ, कि इसमें पार्ट लेना है, क्योंकि फादर भी काफ़ी एक्टिव थे कल्चरल एक्टिविटीज़ में। अच्छा, उनके कॉलेज के टाइम। हाँ हाँ। तो मुझे भी उन्होंने नाम लिखा दिया एनुअल फंक्शन में। अच्छा, एनुअल फंक्शन में भी बहुत रोचक किस्सा है कि पेरेंट्स देखने आए थे, उनको पता नहीं था कि मैंने क्या पार्ट अदा कर रहा हूँ। एक गाना था मेरे देश की धरती, उसमें मुझे एक कैरेक्टर मिला था, वो मुझे प्ले करना था। पेरेंट्स देखने आए थे, सारे पेरेंट्स जैसे आते हैं एनुअल फंक्शन में देखने आए थे। वो गाना पूरा ख़त्म हो गया और मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं कहाँ था उस वक्त। ओके। तो मुझसे आके पूछा बैक स्टेज पापा ने आके कि बेटा तू दिखा नहीं हमको। तो मैं रोने लग गया कि आपने मेरा नाम लिखवाया है और मैं आया और आपने मुझे देखा नहीं। बोले क्या बनाया था तुझे? तो मैंने बताया कि मैं बैल बना था। जो देश की धरती में जो बैल मंच से इस तरफ से उस तरफ जाते हैं, वो मैं था। तो ये तो किस्सा था कि चलो मजाक में, ये पहली बार स्टेज शेयर किया था, तो उस टाइम थोड़ा सा स्टेज फियर भी था, पर पापा ने काफ़ी साथ दिया। खुद रिकॉर्ड एक्शन प्रिपेयर करके मुझे स्टेज पे चढ़वाते थे और वो कीड़ा वहीं से थोड़ा सा उत्पन्न हो गया। और मुझे लगने लगा कि हाँ, ये चीज़ है मेरे मन की, चूँकि थोड़ा सा चंचल प्रवृत्ति का था बचपन से। तो अच्छा लगता था स्टेज पे आना, जब आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से आपको जब प्रोत्साहित होते हो तो बड़ा अच्छा लगता था। तो बचपन से ही वो कीड़ा आ गया, बट समय के साथ रहते वो चीज़ बैक स्टेज चली गई। फिर वही गृहस्थी में लग गए और बस उसको लगभग भूल से गए थे, एक्टिंग को, स्टेज को भूल गए थे। फिर जॉब वगैरह करने के बाद कुछ ऐसा मौका आया कि वापस स्टेज पे आने का मौका मिल गया और वो उस एक्टिंग के कीड़े को पंख मिल गए। तो आपने एक फॉर्मल ट्रेनिंग स्टेज में ली है? हाँ, बोल सकते हैं आप। हुआ यूँ था कि कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्टिव हुआ करता था। छोटे मोटे प्लेज खुद लिखता था, कॉमिक स्किट्स वगैरह करता था। तो वहीं से थोड़ा सा एक्टिव रहा मैं स्टेज पे। काफ़ी चीज़ होती थी, वही जैसे मैंने बताया कि बचपन में भी वो गाने वगैरह का भी शौक था। प्रोफेशनली नहीं सीखा कुछ भी गाने वगैरह, पर वो स्टेज फियर वो धीरे धीरे कम करने के लिए हाँ, स्टेज पे कुछ ना कुछ शोज़ करते थे। कॉलेज स्कूल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया करते थे।
तो वहीं से थोड़ा सा एक लगा कि हाँ इस फील्ड में भी जाया जा सकता है, पर इसमें आगे जाके क्या स्कोप है इसका बिल्कुल पता नहीं था। कुछ टाइम बाद जॉब करने के बाद जब लगा कि यार मैं एक क्रिएटिविटी से बहुत दूर जा रहा हूँ, तो फिर मैं थिएटर से जुड़ा। वो अंदर का एक्टर फिर जाग गया। अंदर का एक्टर को वापस नुकीला किया, छील छील के निकाला, उसका परतें हटाई, जो जिम्मेदारी की थोड़ी सी परतें थी, जो सोशल होने की जो परतें थी, वो थोड़ा उसका देखते हुए वापस थिएटर ज्वाइन किया, थोड़े से गुर सीखे, और कुछ साल थिएटर करने के बाद फिर मूव ऑन हुआ मैं। तो आपको थिएटर ज़्यादा अब जो कि आप इतने प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, जी। तो थिएटर से ज़्यादा जुड़ाव है, लगाव है, या अब लग रहा है नहीं ठीक है ये जो स्क्रीन पे चलता है वो ज़्यादा है? नहीं, कसक तो उठती है थिएटर के प्रति, क्योंकि पहला प्यार थिएटर ही हुआ करता था, उसी चीज़ ने पर्दे पे लाया। तो वो अभी भी लगता है कि यार इसको टाइम थोड़ा सा कम दे पा रहा हूँ, या टाइम कम इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस भी है, रिहर्स करने के लिए पूरा एक दो महीने महीने होना लगते पड़ता हैं, है। सही बात है। और चूँकि शेड्यूल अभी इतना गड़बड़ हो चुका है, टचवुड प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं ऐसे, तो थिएटर को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो उस चीज़ का मन में मलाल होता है कि थिएटर को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ, पर पहला प्रेम थिएटर ही था। थिएटर ही। जी जी। एक ऐसा कोई किस्सा रहा होगा आपकी ज़िंदगी में, अर्ली लाइफ में, चाइल्डहुड में या कॉलेज टाइम में, जहाँ आपको लगा होगा कि हाँ अब ये फॉर्मल एक्टिंग या जिस तरीके की एक्टिंग स्क्रीन पे दिखती है हमको, जो हम चाहते हैं हमेशा एज एक्टर, कि इस तरीके का एक्टर मैं बनना चाहता हूँ, या ये फिल्म में ये रोल था, ये बहुत बढ़िया रोल था, मैं भी शायद कभी कर पाऊँ। तो एज एक्टर ऐसा कोई इंसिडेंट कभी आपका रहा होगा जहाँ को लगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ और मुझे इस दिशा में अब बढ़ना चाहिए आगे? वही 90s में जब टीवी कम ही देखने में आती थी, परमिशन भी इतनी नहीं मिलती, टीवी भी नया नया ही आया था मेरे ख्याल से मेरे घर में, बट कुछ ऐसे सीरियल्स देख के लगता था कि अरे यार ये बड़ा अच्छा है यार, इसको कॉपी करने में मज़ा आता है छोटे छोटे कैरेक्टर ही हो, बट वो दिमाग में बैठ जाते थे। वो जैसे मुल्ला नसरुद्दीन हो गया, वो देखता तो बड़ा अच्छा लगता कि यार ये सही में बूढ़ा है क्या व्यक्ति है, उस टाइम तो पहचानता भी नहीं था उनको। और वो हो गया क्रूर सिंह मतलब मेरे ख्याल से जो एज में बच्चों वाली थी एज, तो उस टाइम ये भी नहीं होता था कि यार ये नेगेटिव किरदार है, ये पॉजिटिव किरदार है। करेक्ट है। उसकी एक्टिंग थी, प्रभावी थी, वो दिमाग में बैठ चली जाती थी, अंदर चली जाती, तो उसको मिमिक करना, उसको कॉपी करना, तो उस टाइम इसकी समझ बिल्कुल नहीं होती थी कि कौन लीड में है, कौन साइड लीड में, कौन उस टाइम कैरेक्टर दिमाग में बैठ जाते थे। तो क्रूर सिंह का भी याद है मुझे, मुल्ला नसरुद्दीन का भी याद है, कुछ नसरुद्दीन जी के एक सीरियल मिर्जा गालिब, वो देखा था। तो बस उनको ये समझा था कि यार इनकी एज, उस एज में ये पूरा ढल गए हैं, ये मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि इस बंदे की एज क्या है नहीं, उतनी उम्र है नहीं जितनी, तो उससे समझता था कि यार ये एक्टिंग कर रहा है। मैंने कहा ये अच्छा काम है यार। अच्छा, उस टाइम ये लगता था कि यार इसमें पैसे देते हैं या पैसे मिलते हैं, ये जो काम कर रहे हैं, मुद्दे की बात। मैंने कहा ये भी देखो अपन तो आगे जाके सोचेंगे। पर हाँ, वो मीनवाइल उस टाइम ये कुछ कैरेक्टर थे जो दिमाग में बैठ गए थे कि यार कुछ करना है। शक्तिमान उस टाइम में बच्चों को बड़ा अच्छा लगता था, तो पूरा वो सुपर हीरो, पहला सुपर हीरो इंडिया के हिसाब से मेरे ख्याल से वही था। तो ये कुछ कैरेक्टर थे, छोटे छोटे कैरेक्टर थे देखा जाए, मतलब एकदम प्रोफेशनली एक्टर, जो प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहता है उसके दिमाग में ये सब चीज़ नहीं आती होगी, आपको एक इंस्पिरेशन मिली उससे। हाँ, बोल सकते हैं कि ये कुछ देख के लगता था कि हाँ यार कुछ अच्छा ही करते होंगे, इनको मज़ा आता होगा ये काम करने में। तो पहला ऐसा रोल आपको कहाँ मिला, कुछ याद है आपको तकरीबन कि भाई ये पहला रोल था जहाँ आपको एक मन में संतुष्टि मिली कि हाँ ये वैसे ही कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ? देखा जाए तो उस वक्त पहला जो भी हो वो भी अपने को प्रभावी लगता था, क्योंकि ये फील्ड उस टाइम थी नहीं। वो भी बहुत मज़ेदार किस्सा पुलके जी। हुआ क्या कि मेरे मुंबई जाने के 1 महीने बाद की बात है ये। मैं गया था मुंबई की प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ टीम में ज्वाइन करूँगा, क्योंकि यहाँ उसके पहले मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में भी था, तो लगता था कि यहाँ प्रोडक्शन में कुछ हाथ आजमाना चाहिए। तो मुंबई गया मैं विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी गॉडफादर, कोई वहाँ ब्लाइंड चले गए। बस घर पे बोला कि मुझे 1 साल का थोड़ा सा समय दो, कुछ करना है क्रिएटिव, एक अंदर कॉन्फिडेंस लेके आप चल पड़े। वही
और जबकि मैंने जैसे बताया कि एज भी अच्छी खासी हो गई थी, 36 37 का हुआ करता था। माय गॉड। काफ़ी जिम्मेदारियां थी, छोटी बेटी थी घर पे, और ऐसे में मैं जॉब छोड़ के मुंबई जाना बहुत रिस्की था, बट फिर भी घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया। बहरहाल मुंबई पहुंचा। मुंबई में 1 महीने हुआ होगा, मैं भटकना शुरू किया मैंने। मुझे याद है कि लगभग 10 साल हो गए इस बात को। राशि प्रोडक्शन गया था मैं, कि कुछ टीम आपकी क्रिएट हो रही है किसी प्रोजेक्ट को लेके, तो मैं टीम ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मालूम पड़ा कि वो टीम ऑलरेडी बन चुकी है, बट ऑडिशंस चल रहे हैं। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थिएटर आर्टिस्ट का भी था, तो उन्होंने बोला ऑडिशन चल रहे हैं, अगर आप तो आप ऑडिशन अप्लाई देना कर चाहते हो सकते हैं, ऑडिशंस हाँ। करना चाहिए तो। ऑडिशन दिया मैंने, दे के भूल गया। उसके 1 महीने बाद मुझे कॉल आता है कि आपका सलमान की मूवी में सिलेक्शन हो गया है, आप मिलने के लिए आ जाइए। मैं क्या ओके, अब मैंने फ़ोन रख दिया, मोबाइल था वो रख दिया, और मेरा जो रूममेट था उसको मैंने बोला कि यार देखो, मुंबई में आते हो, अपने इतना टाइम नहीं, देखो लोग प्रैंक करने लग गए अपने से, मज़े ले रहे हैं अपने। मैं गया नहीं। नेक्स्ट डे वापस आया कि भाई मैं विक्की सिदाना बोल रहा हूँ, आपका ला ही नहीं, आपको बुलाया था। फिर मुझे क्लिक हो, मैंने कहा हाँ यार, वो कास्टिंग डायरेक्टर विक्की सिदाना ही नाम बताया था। तो बोले आप आए नहीं। तो मैंने बोला कि सर मैं कुछ काम था। मैंने बहाना बना दी कि मुझे सर कुछ काम था। तो बोलते कि भाई राजश्री का कॉल था एक सलमान की मूवी के लिए, इससे ज़रूरी आपको ऐसा क्या काम था भाई? तो सर सॉरी, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं भागा भागा गया सिद्धिविनायक के पास में राजश्री प्रोडक्शन, वहाँ मिला। उसके बाद एक और झटका मुझे लगा, रिसेप्शन में मुझे बोला गया कि आप सूरज सर को पहचानते हैं क्या? तो आई वॉज शॉक्ड। मैंने क्या नहीं, क्यों? मुझे दिमाग में था ही से कि मुझे तो गलती से बुलाया गया शायद। मुंबई में 1-2 महीने हुआ और राजश्री साहब के पास कॉल आ रहा है, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे यकीन पहले ही नहीं हो रहा था, और मुझे बोला कि आप सूरज सर को पहचानते हैं क्या? तो मैंने बोला नहीं, क्यों? हाँ, मैंने ये बोला कि हाँ, सूरज सर को कौन नहीं पहचानता? तो उन्होंने नहीं, पर्सनली पहचानते। मैंने कहा नहीं, क्यों, क्या हुआ? बोले सूरज सर ने बोला कि क्षितिज आए तो केबिन में भेजना। तो मेरा जो वो था कि यकीन हो गया, सरप्राइज हो गया। मुझे यकीन हुआ कि भाई मुझे नहीं बुलाया गया, किसी और को क्षितिज को बुलाया होगा शायद। गया अंदर, बोला सबसे पहली लाइन थी कि इंदौर सर। मैंने कहा हाँ सर, इंदौर से हूँ। तो सूरज सर ने बोला कि इंदौरियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, उनका ससुराल पक्ष इंदौर का ही है। इंदौर का हाँ, तो वो फिर मुझे लगा कि हाँ भाई, मुझे ही बुलाया गया। और उन्होंने ऑडिशन देखा था, उन्होंने सिलेक्ट किया। सूरज बड़जात्या ने खुद देखा हाँ, खुद देखा। और वो अभी भी, मैंने सुना है कि अभी भी देखते हैं ऑडिशंस, वो हाँ देखते हैं, वो सिलेक्शन में उनका भी हाथ होता है। तो भाई वो काटो तो खून नहीं वाली चीज़ हो गई मेरे साथ, तो कि सर ने देखा मेरा ऑडिशन, उस पर सिलेक्शन हुआ। फिर मेरा मुंबई में पहला बड़ा प्रोजेक्ट है प्रेम रतन पायो, सलमान भाई के साथ काम करने का मौका मिला। और बोलते नहीं कि आप जैसे पूछ रहे थे, जो मेन क्वेश्चन था हमारे कि क्या वही प्रभावशाली हुआ मेरे लिए, तो भाई मेरा पहला काम ही इतना बड़ा हुआ। और सारे सपने थे लगभग, वहाँ अंदर से आवाज़ उठी होगी कि अब कर सकते हैं। फिर तो मैंने बोला और कुछ नहीं आता अब मुझे, मैं अब यही करूँगा, मरते दम तक शायद यही करूँगा। तो वो ऐसी चीज़ बढ़ गई कि अगर वही शिद्दत से बोलते हैं कि यार शिद्दत से करो तो शायद हो ही जाते हैं, हो जाता है पूरे। तो फिर लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और उसका प्रतिसाद भी अच्छा मिला। वहीं से थोड़ी सी पहचान मिली, इंदौर में अभी पहचान में लग गए लोग। तो फिर तो सोच लिया कि भाई ठीक है। उस टाइम तो लगता था कि यार थोड़ी ज़्यादा मेहनत है पैसा कमाने की इसमें, पर फिर भी ठीक है, वो उसको ज़्यादा हावी नहीं होने दिया। भाई ठीक है, पैसा तो कभी भी कमा लेंगे, पहले नाम कमाना है, मेन स्ट्रीम यही रखना है। तो फिर जब से फिर एज ए एक्टर ही पहचान रहे हैं लोग मुझे। अमेजिंग अमेजिंग। अभी जो आपका बहुचर्चित एड चल रहा है, टीवी कमर्शियल पार्ले जी का, ओके, तो मतलब मैं भी थोड़ा रिसर्च कर रहा था वो टाइम पे, तो मैं भी यही सोच रहा था कि अच्छा ये वही व्यक्ति है क्या? तो तो मैंने टीम को भी कहा था कि यार हम क्षितिज नहीं बोलेंगे, इनके नाम से नहीं बोलेंगे, क्षितिज नहीं बोलेंगे, हम तो सुब्बू सर ही बोलेंगे। और मुझे लग रहा है अब ये कैप मुझे इसलिए पहनाई गई है कि इसलिए मैं कैप स्पेशल लेके आया कि मेरी एक बातचीत होने वाली है एक एक्टर के पहले कैरेक्टर से, जिससे मैं पहले प्रभावित हूँ। हम जनरली कैरेक्टर से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, कोई भी फिल्म देखते हैं। तो इस केस में मैंने आज तो मैं हैट लेके जाऊंगा स्पेशल, और सुब्बू सर को दूंगा मैं। तो अभी आगे कॉन्वर्सेशन में सुब्बू सर करके करूंगा। कोई इशू नहीं। वो सुब्बू सर वास्तव में मेरे लिए बहुत लकी रहा, मुझे अच्छा लगता है कोई सुब्बू करके बोलता मुझे। अभी तो आपका एक नेचुरल एक साउथ इंडियन फेशियल टोन उसमें मैच हो गया। हाँ जी, हाँ। और जो आपने जिस लहजे में और जिस टोन में उसको कैरी करना चाहिए,
कि वो एक टूरिस्ट है जो आपको बोल रही है रिवर्स में, और फिर आप वो जैकेट ओपन करके दिखाते हैं जी। पार्ले का जो भी उनका प्रोडक्ट्स हैं वो दिखाते हैं। तो बड़ा ही बहुत बहुत सिंपल और इफेक्टिव आपने उसमें जो इनैक्टमेंट किया आपने रोल का। तो ये पार्ले जी का आपको प्रोजेक्ट मिला कैसे? डिड यू ऑडिशन फॉर इट? आपने ऑडिशन दिया या हाउ डिड इट कम टू यू? सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने इतना एडमायर किया उस चीज़ को। हुआ ये था कि मैं इंदौर ही आया था एक शॉर्ट फिल्म शूट करने। शॉर्ट फिल्म मिस्टर गौतम जोशी डायरेक्ट कर रहे थे। ओके। उस फिल्म का नाम था बिस्कुट। हम्म। उसमें रोहित तिवारी जी को आप परिचित होंगे। रोहित तिवारी जी और मैं दोनों भाई हैं इसमें। और उसके लास्ट सीन में हम लोग बैठ के पार्ले का बिस्कुट ही खाते रहते हैं। इन दैट टाइम मुझे एक कॉल आता है कि एक ऑडिशन बना के भेज दीजिए आप। मैंने वहीं से शूट लोकेशन से ही एक ऑडिशन मैंने बनाया, छोटा सा ऑडिशन था, वो बनाया, वो भेजा। और मुझे भी मन में लगा कि यार क्या कोइंसिडेंस है कि मैं पार्ले खा रहा हूँ और पार्ले का फ़ोन आ रहा है मुझे कि भाई ऑडिशन बनाया। वो शॉर्ट लिस्ट हुआ। 3 दिन बाद वापस एक रीटेस्ट था, वो विद कॉस्ट्यूम मैंने वापस बना के भेजा। और 4-5 दिन में मुझे कॉल आ गया और सिलेक्शन हो गया। तो उस टाइम मुझे यही बोला गया था कि साउथ इंडिया में रिलीज़ होगा। हाँ। या वो शायद उस टाइम ओपन नहीं करना Open नहीं चाहते करना ये चाहते। आईपीएल के लिए। तो मैंने लाइट लिया। तो मैंने थोड़ा सा उसमें ही साउथ इंडियन वाला एक तड़का लगाने की कोशिश करी थी। तो वो शायद क्लिक कर गया उनको। फिर मुझे बाद नहीं, में वो बिल्कुल एकदम सटीक क्लिक करा है। मैं आपको बताऊंगा भी बाद में, वो ऑडिशन भी बताऊंगा। तो मुझे अच्छा लगता है वो ऑडिशन से कंपैरिजन करना कि हाँ, ये ये और ये ऑडिशन कैसा और हुआ? ये रियल है। Real तो है। ऐसा है। तो बाद में मुझे मालूम पड़ा कि लगभग 250 ऑडिशंस हुए हैं। 250 लोगों ने ऑडिशन दिया है ऑडिशंस वो। लिए, हाँ। और उसमें से 11 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे एंड आई वाज द लकीस्ट कि उसमें सिलेक्शन हुआ। और जनरली होता है क्या कि मुंबई में प्रोडक्शन में जा जाके ऑडिशंस देने होते हैं तो कई बार बहुत सारी चीज़ छूट जाती है। मैं जब शूट करने के लिए इंदौर आया था तो वो मलाल मन में हो जाता है कि अब मैं ऑडिशन नहीं दे पा रहा दे हूँ। पाया, करेक्ट। पर वो जैसा कि मैंने बताया कि कोविड के बाद एक प्रोसेस अच्छी हो गई ऑनलाइन वाली। तो वो ऑनलाइन ऑडिशन, व्हाट्सएप पे आप शूट कर हाँ, सकते हैं ऑडिशन में। तो वो ऑनलाइन ऑडिशन दिया मैंने और सिलेक्शन हो गया। पूरा प्रोसेस कैसा रहा शूट का? कहाँ शूट हुआ, कैसे रहा? आपको कैरेक्टर कब बताया उन्होंने कि भाई ये आपका कैरेक्टर है एज अ गाइड? शूट के पहले कुछ दिन पहले ही आपको लुक टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। लुक टेस्ट के लिए बुलाया गया। लुक टेस्ट के लिए गया मैं। वहाँ मुझे मालूम पड़ा कि ये साउथ इंडिया के लिए एक शूट कर रहे हैं हम लोग। इसमें आपका फॉरेस्ट रेंजर का कैरेक्टर है। कॉस्ट्यूम ट्रायल होता है, लगभग पूरा दिन ही होता है। और किस्मत से जिस दिन शूट रहा था मेरा बर्थडे था और उसके एक दिन पहले मुझे बुलाया था। फैमिली से दूर था उस दिन, तो मुझे बहुत ऑड लग रहा था कि अरे यार बर्थडे के दिन काम पे। पर एक ये भी रहता है कि चलो देखो बर्थडे के दिन आपको काम करने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। आपके ड्रीम्स, आपके डिजायर्स आपके बर्थडे के दिन पूरे हो रहे हैं। विश मांगते हैं जनरली आदमी बर्थडे के What दिन, better, वो what करना better, correct. तो अच्छा लग रहा था। तो बट कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए काफ़ी सारे कॉस्ट्यूम ट्रायल होते हैं। फिर फोटोज़ प्रोडक्शन में जाते हैं, वहाँ से सिलेक्शन होता है कि कौन सा सिलेक्शन होगा, कौन सा कॉस्ट्यूम होगा सही बैठेगा। हाँ। और उस दिन काफ़ी थोड़ा सा हौश पौश रहता है उस दिन, क्योंकि 5 ऐड बनने थे पार्ले के। 5 ऐड थे, तो सारे कैरेक्टर उस दिन वहाँ पे थे। तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि यार मोन्टाज आपको पता होगा कि काफ़ी लोग का होता है। काफ़ी लोग होते हैं एक ऐड में। तो मेरे ऐड में सुना था मैंने कि 6 लोग हैं। तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि उससे मालूम पड़ता है कि आपका क्या रोल है 6 लोग में। अब 30 सेकेंड का ज़्यादा होता है Commercial, टीवीसी। 30 सेकेंड का होता है अप्रॉक्स। 30 सेकेंड ज़्यादा 1 मिनट। 1 मिनट की भी गुंजाइश कम रहती है टीवीसी की। डिजिटल ऐड तो 1-2 मिनट की भी हो सकते हैं, बट टीवी वाले ऐड लगभग 30 सेकेंड होते हैं। तो मैंने वही सुना था कि ये 25-30 सेकंड का एक ऐड है और उसमें 6 कैरेक्टर हैं। तो आप पे कैमरा कितनी देर रुकेगा, तो वो गणित चालू वो हो जाता है। गणित चालू हो जाता है कि अरे यार ये इसका फीडबैक कैसा आएगा, मैं मेरा बर्थडे छोड़ के आया हूँ वो वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ दिमाग में आती है। तो मैंने उस दिन सुना कि 6 कैरेक्टर हैं आपकी स्टोरी में। चलो ठीक है भाई, अब आ गए हैं तो क्या है। और नेक्स्ट लुक टेस्ट के बाद ही सारे दिखे। तो उस दिन ज़्यादा लोग थे। ये कहाँ पर शूट हुआ ये? फिल्म सिटी में। अच्छा, फिल्म सिटी में। फिल्म सिटी में हेलीपैड के पास में एक जंगल वाली लोकेशन थी। तो उसमें बस जिप्सी पे बिठा दिया गया
अब फिर मैंने देखा कि यार उस दिन तो काफ़ी लोग थे, तो मुझे मालूम पड़ा कि 5 ऐड के कैरेक्टर थे, Character काफ़ी थे। लोग थे। मेरे ऐड में 6 लोग हैं और उसमें से 5 बच्चे हैं हाँ। जो सफारी पे आया हुआ और मैं इनका गाइड हूँ Guide या फॉरेस्ट रेंजर। फॉरेस्ट रेंजर हूँ। जब 3-4 शॉट्स लगे, बच्चे बैठे हुए थे वैनिटी में, मेरे अकेले के शॉट्स लगे थे, तो फिर मैंने बोला यार 3-4 शॉट अपने सोलो लग रहे हैं, कुछ अच्छा होने वाला है भाई। तो दिमाग में वही चीज़ आई। फिर लगभग पूरे दिन हुआ शूट, फिर बच्चों के साथ हुआ, फिर प्रोडक्ट विंडो में भी मेरा यूज़ हुआ। तो मालूम पड़ा कि भाई अच्छा, स्पॉट दादा से भी आपको मालूम पड़ जाता है कि किसको प्रेफरेंस मिल रहा है, किसको नहीं नहीं मिल मिल रहा रहा है। हाँ, है। स्पॉट दादा बोलते हैं जो मेन वाले सर है ना, यहाँ पे हूँ मैं। अम्ब्रेला लगा हुआ, मतलब एड में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर वेब सीरीज या फिल्म्स फिल्म। वगैरह में। एक दिन के बादशाह होते हैं ऐड में, एक दिन में ही शूट हो जाता है लगभग, तो बड़ा अच्छा लगता है उस टाइम सर जब ट्रीटमेंट मिलता। तो उस दिन ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था, आप जो बुला रहे थे वो आ रहा था, अरे, बड़ा अच्छा लगा। तब मुझे क्लिक में मिल गया भाई अपन तो लीड में इसमें। तो बड़ा अच्छा लगा। तो और काफ़ी अच्छा ऐड था और बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, बहुत अच्छी टीम थी और क्लाइंट भी बैठे थे उस वक्त पार्ले ओके। के। हाँ हाँ। तो पार्ले क्रिएटिव टीम भी पार्ले रहती क्रिएटिव है। टीम भी थी और इवन जो उसके मेन पार्ले के हैं वो भी क्लाइंट भी थे। ओके। तो उनसे उसी टाइम फीडबैक मिल गया कि बहुत अच्छा शूट हुआ। और उसके एक दिन पहले दूसरा वाला शूट था हमारा, दूसरे ऐड का। ऐड का। तो उन्हें भी शायद कंपेयर किया ऐसा, वो हुआ, पर फिर भी बोले देखते हैं, इसका रॉ देखा अभी हमने तो अच्छा लग रहा था, इसको देखते हैं जब कंप्लीट हुआ था। फिर दूसरी बात डब हुआ, 7-8 दिन बाद डब हुआ उसका। डब के टाइम भी क्लाइंट मिले तो बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, चलो भाई ठीक है, अच्छा हुआ। वो जब मुझे मालूम पड़ा कि भाई आईपीएल में आना है, तो आई वॉज शॉक्ड कि आईपीएल में आना है। और मुझसे पहले लोगों ने देख लिया वो ऐड, मुझे कंटिन्यू कॉल्स आते रहे, बोले भाई लंगूर। तो आई वॉज शॉक्ड, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कैसे रिलीज़ होगा, कब होगा आईपीएल का। फिर बता, तो बहुत ही अच्छा मज़ा आ गया। इतने कॉल्स आए फर्स्ट डे। तो मैं क्रिकेट का शौकीन नहीं हूँ, उसके बावजूद मैं टीवी के सामने बैठा रहा और पापा बोलते फोटो ले, रिपीट फोटो में ले। रिपीट में। हाँ, हाँ अच्छा, और फ्रीक्वेंसी उसकी काफ़ी अच्छी थी, हर 10 हाँ, मिनट बहुत में बहुत फ्रीक्वेंट आ रहा रिपीट में था। है। तो बड़ा अच्छा लगा। और मालूम पड़ा कि प्रोडक्शन हाउस को भी उन्होंने बोला कि इसको ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखी है, हाँ। 5 में से 2 एड को ज़्यादा 5, हाँ फ्रीक्वेंसी थी। करेक्ट। तो आई वॉज लकी कि उस साइड पे इतनी लक को कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर अब मानते हैं इस फील्ड में खासकर, क्योंकि यहाँ अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है कि आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने फ्रीक्वेंट रिपीट में मिलेगा नहीं मिलेगा, कमाई हो पाएगी, क्योंकि वो भी एक दिमाग में एक सोच होती है कि चलो काम तो कर लिया, मन की संतुष्टि हो गई, बट पेट पूजा का क्या। पिछले 10 साल से मैं यही क्वेश्चन खुद से पूछता हूँ कि भाई ये रेशो क्या है इसका, हाँ। लक का 60% है या टैलेंट का 60% है। पर यही हुआ कि लक बहुत कुछ मायने रखता है, तो उसको 50 में अपन हिसाब से लगा लेते हैं, हिसाब से उसको लगा 50-50 रख देते लेते हैं। कई बार हुआ कि 60 पे लक पहुंच गया, 70 पे लक पहुंच गया, तो फिर हम उसमें तय करते हैं कि यार 50-50 है, ये लक और टैलेंट का जो बैलेंस होना सामंजस्य चाहिए। बन रहा है, हाँ। तो वही लगभग इसका। क्योंकि ऐसा देखा जाए तो तुषार कपूर का ले लो आप, अच्छा खासा प्रोडक्शन है, घर का प्रोडक्शन। हाँ, सब कुछ है, टैलेंट भी है, पर टैलेंट भी है, पर प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए। प्रोजेक्ट मिलने चाहिए। अब घर के प्रोडक्शन ही है, उसको यूज़ नहीं कर तो पा आप रहे। प्रोजेक्ट्स कैसे, मतलब आप कैसे प्रोजेक्ट, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सोर्स करते हैं या आप कहीं से डिमांड करते हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री ऐसे चलती नहीं है, जी बिल्कुल। पूरी टैलेंट ड्रिवन है। तो आप जब आपका आइडल पीरियड होता है, जब आपके पास काम नहीं होता है एज एन एक्टर, तब आप क्या करते हैं अंदर के एक्टर को जिंदा रखने के लिए, और एक साथ में कि भाई अब रोजी रोटी कैसे चलेगी, जिंदगी कैसे आगे, जब तक प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है तब तक क्या करते हैं। देखिए, मैंने आपको शायद शुरू में भी कहा था कि मैंने उसको प्राथमिकता दी नहीं शायद पैसों को। मैंने कहा ठीक है, फांके मार लेंगे, मुंबई में रहते हैं अकेले, किसको मालूम पड़ रहा है कि आप कैसे रह रहे हो। घर पे ये बात नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वही स्ट्रेस लेवल उनका भी बढ़ेगा, मेरा भी बढ़ेगा, तो मतलब नहीं है। तो ठीक है, जैसे तैसे काम चला लेंगे। तो पैसों को शायद कभी अहमियत दी नहीं मैंने, और कमाया भी नहीं, इतना सेटिस्फेक्शन के लिए जी रहे हैं और उसमें बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब ठीक है, क्या है, घी कम लगेगा रोटी में तो कोई दिक्कत नहीं, पर मन संतुष्ट होना चाहिए। संतुष्ट जरूरी है। और फिर भी घर वालों ने कभी ऐसा वो नहीं, मुझे ऐसा कभी टोका नहीं कि भाई
आ जाओ, यहाँ पे ध्यान दे लो। मेरी कोशिश यही थी कि मैं प्रॉपर अपनी वो वाली जिम्मेदारी भी निभाऊँ। सही से आपको पूरा सपोर्ट फैमिली मैंने को वो बहुत वही बोला, इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि सामने से आपको बिठाना होगा। तो ऐसे में कई बार किसी प्रोजेक्ट को मना करना भी दिल को ठेस पहुंचती थी कि यार ये मेरे प्रोफेशन पे क्या इफेक्ट करेगा, जिसे कोई नेगेटिव हो गया उसमें कोई ऐसा सीन है कि जो मेरी बच्ची भी देखेगी तो वो नहीं, उसको ऑड लगेगा। करेक्ट। तो वो मना करना जब सीखा तो वो थोड़ा सा टफ था कि यार मुझे पता है कि मुझे अभी ज़रूरत है इस चीज़ की, उसके बावजूद मैं मना कर रहा हूँ, तो ये सही है या नहीं है। तो वो बहुत ज़रूरी था दिमाग में बिठाना कि यार आप मना कर रहे हो। तो ऐसा कई बार हुआ। तो किस हिसाब से या किस बेसिस पे आप एक रोल डिसाइड करते हैं कि हाँ ये रोल कर लेना चाहिए? मेरी फैमिली देख पाए, ये एक मेरे दिमाग में लगता था कि यार मेरी फैमिली ये सबसे अंदर बड़ी एक मेरे, basic हाँ ये thought रहता फीडबैक है। प्रॉपर हाँ। दे सकते हैं लोग, ये अगर उसको देखने के लिए ठीक है तो वो मैं चीज़ करूँ। क्योंकि उस टाइम कुछ ऐप चली थी, उल्लू उल्लू की हाँ, ऐप चली थी, वो काफ़ी चल रही थी वो। उस टाइम मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, और मैंने एक याद है मैंने वो भी एक किया है। तो वो मुझे खुद को ही ऑड लगा कि यार भाई उस पे हाँ मतलब हाँ उसमें कुछ रेटेड कंटेंट इंटीमेट, ज़्यादा है हाँ उसमें। वो थे ए ग्रेड वाले सीन भी हाँ। थे। इतना ज़्यादा नहीं था पर वो फिर भी एक दिमाग में रहता ना, उस ऐप के नाम से मुझे वो बहुत ऑड लगता था कि यार इसमें भी काम किया है। पर ठीक है, वो सही टाइम पे मुझे मालूम पड़ गया ऐसा है। तो उस चीज़ से मैं कोशिश करता कि भाई सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, सिर्फ फेम ही सब कुछ नहीं है। आप कुछ ऐसा करो, आप पैसा छोड़ के इस फील्ड में आए हो तो एटलीस्ट उस चीज़ का थोड़ा सा अहमियत रखना पड़ेगा कि उसका सिलेक्शन प्रॉपर करना पड़ेगा। भले ही आपको थोड़ा सा फांके मारने पड़े, मारने आपको पड़े। खाली बैठना पड़े तो ठीक है। उस चीज़ के लिए भी मैं एक इंदौर से जुड़े रहने के लिए और खाली टाइम को यूज़ करने के लिए कुछ चिंटू इंदौरी के नाम से कुछ कंटेंट भी लिखता था। तो उसमें अच्छा। थोड़ा सा समय निकल जाता था, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता कि आपके पास काम नहीं है। बट टच वुड एक टाइम ऐसा आया कि मैं मना करना सीख गया कि भाई ये नहीं करूँगा, ये नहीं कर सकता। तो वो एक बना लिया था। तो ठीक है। आपने बताया कि फाके का दौर भी एज एन एक्टर हमको गुजरना पड़ता है उस दौर से, जी। तो काफ़ी स्ट्रेस भी होता है। जी। आप स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं? बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो, और हमारे ऑडियंस के लिए भी, और जो बच्चे अब नए आ रहे हैं उसमें। तो क्योंकि हमारे दौर पे तो ये बहुत ही इनफॉर्मल या डोर टू डोर प्रोसेस होता था कि आप जा रहे हैं प्रोडक्शन स्टूडियो में, फोटोज़ दे दी, जैसे आपने राशि का किस्सा बताया। तो पर अब क्या है कि आपके पास मीडियम बहुत सारे हैं, आप यूट्यूब से चालू कर सकते हैं, आप दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अर्ली फेम भी मिल जाता है इस केस में। भाई मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए तो मुझे लगने लगता है भाई मैं तो अब सुपरस्टार से कम नहीं हूँ कि मेरे पास 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए या सब्सक्राइबर्स हो गए। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? सबसे पहले बात ही बोलना चाहूँ कि जो इंस्टाग्राम वाला जो दौर आया ये उस वक्त नहीं था। तो जी। एक चढ़ने वाला जो था सीन वो हाँ, वो उस टाइम गुमान, इतना था नहीं। हाँ, गुमान नहीं चढ़ता था हाँ, इतना। गुमान बिल्कुल नहीं था। हाँ बट ये कि जब मैं मुंबई गया था तब वो वही दौर था कि आपको डोर टू डोर प्रोफाइल आपकी सेंड करनी होती थी, ऑडिशंस के लिए आपको भटकना पड़ता था। वही चीज़ को शायद उस टाइम शुरुआती दौर में ही समझ लिया था कि भाई शिद्दत से लगना पड़ेगा इस चीज़ में, आप में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा पैशनेट होना भी ज़रूरी है। जी। ये दोनों तीनों चीज़ को दिमाग में रख के ही निकलते थे। आप मानेंगे मैंने दिन में कम से कम 5-6 ऑडिशन भी दिए, जबकि एक ऑडिशन भी टफ होता है जा के देना। मैंने 5-6 ऑडिशंस भी दिए हैं और उस चीज़ का भी ध्यान में रखा है कि यार एक ऑडिशन की थकावट दूसरे ऑडिशन में जाहिर ना हो। हाँ। पसीने में लथपथ होकर जाते हैं, फिर एक ब्रेक लिया, फिर दूसरे ऑडिशन, फिर एक ब्रेक लिया। तो बस वही शिद्दत से भिड़ना पड़ता है और दिमाग को उतना स्ट्रेस रिजेक्शन हुआ आपका? हाँ काफ़ी। हाँ वो तो और बेस्ट चीज़ है वो तो, वही Rejection आपको is best. हाँ बेस्ट है। बड़ा मजा आता था कि भाई नहीं हुआ, घर पे आके रूममेट्स को बोलते थे कि भाई नहीं हुआ, उन्होंने मुंह पे मना कर दिया नॉट फिट। जनरली होता है कि ऑडिशन के पहले भी आपको रिजेक्शन मिल जाता है, आपको दरवाजे से ही बोल दिया जाता है। क्या होता है कि आप किसी कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस में गए तो चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है तो वो गेट पे खड़े हो जाते हैं, वो ऐसे देखते हैं फिट नॉट फिट, नहीं सर आप नहीं, नॉट फिट। वो फिट नॉट फिट भी कई लोगों को
मतलब स्ट्रेस से- लेवल वहीं से शुरू वहीं हो से जाता शुरू हो है जाता है। कि यार नॉट फिट कर दिया। अरे भाई वो तुम्हारा नॉट फिट नहीं है, वो उस कैरेक्टर में आप फिट नहीं बैठ रहे, वो ये बोल रहा है, बट वो आदमी दिमाग में लेता है कि यार मेरे में कुछ कमी है, इसने देख के ही मना कर देख के ही दिया। मना कर दिया। बट वो चीज़ कम तो वही फाइनल वो दिमाग में, अरे मैंने कहा भाई ये नॉट फिट है यार, मैं कुर्ता पहन के गया था उसके कैरेक्टर में बैठा नहीं, मैं शर्ट चेंज करके वापस चला था। मतलब आराम नगर और वीरा देसाई पास पास में हुआ करते थे। करेक्ट। वो भी क्या मैंने किया, मैं कुर्ता पहन गया तो शायद ये फिट नहीं होता, मैंने कहा, कितने लोग को दिन में 20 बार देखता होगा वो, ये पहचानेगा नहीं। तो कपड़े चेंज कर गया तो फिट भी हुआ हूँ कई बार, वो फिट हुए। फिर आपने ऑडिशन दिया, उस ऑडिशन में भी रिजेक्शन कई बार होता था, तो ठीक है वो अच्छा ही लगता था कि चलो ठीक है और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो रिजेक्शन से तो और अच्छा ही लगता था कि चलो शुरुआत में तो भटकने में ही मजा आता ना, रूम पे जाके ये जद्दोजहद में ज्यादा, हाँ कि रूम में करना क्या है, रूम इससे पे अच्छा है जाके कि ये हम नहीं बोलते तेरा और थोड़ा सिलेक्शन ट्राई हो गया, करें। तूने कितने ऑडिशन दिए, बोला भाई मैंने 5 दिए, बोला वाह यार मैंने 4 दिए, तो उसमें ही उस टाइम खुश हो जाते थे और ऐसे ही टाइम निकलता था पूरा। तो धीरे धीरे उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती गई कि आपको कम ऑडिशन देने पड़े। आपको एक बार जब आप थोड़ा सा लिंक्स बन जाती है आपकी, आप किसी पर्टिकुलर लॉबी में आ जाते हैं एक बार, तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। किसी एक प्रोडक्शन के लिए मैंने अगर ऐड किया है तो नेक्स्ट टाइम आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस मिल जाती है, आपको प्राथमिकता मिल जाती है कि इस कैरेक्टर की वो बंदा सही होगा, क्षितिज को बुला लो। तो बस आपके व्यवहार से, आपके काम से कई बार काम अपने आप आ जाता है। सुब्बू सर, दिमाग में एक आइडिया आया है कि मिस्टर सुब्रमण्यम का जो आपने रोल किया अभी सुब्बू सर का एड में, जी तो थोड़ा सा चर्चा में मसाला डालते हैं, जी। तो इसके 4 वेरिएशन आप कुछ करके बता सकते हैं कि सुब्बू सर अगर गुस्सा होते हैं तो कैसे होते क्या हैं? गुस्सा होते बीच में आकर को डाल रहे तू ये है क्या, सुब्बू सुब्बू सुब्बू, एक एड क्या देख ले तुम पीछे पड़ गए सुब्बू सुब्बू के, मेरे को नहीं करना है सुब्बू उब्बू। ये जब सुब्बू गुस्सा होता है जब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुब्बू सुब्बू सर अगर खुश हो रहे हैं, क्या क्या सुब्बू सुब्बू लगा रहे करे तुझे, सुब्बू हमेशा खुशी रहता रहे, सुब्बू कोई टेंशन नहीं होता, मतलब कर ले शूट जितना करना कर ले, सुब्बू कोई टेंशन नहीं है, पसीना आ रहा है बह रहा है कोई मतलब नहीं, सुब्बू खुश रहेगा। अमेजिंग सर, गजब कर। अब सुब्बू लास्ट, सुब्बू अगर बहुत उदास है या रोने लग जाए या बहुत बड़ा सैड हो गया है, कुछ तो हो गया सुब्बू के साथ, सुब्बू को कोई टेंशन नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होता सुब्बू, कट करो। अमेजिंग अमेजिंग। ये इम्प्रॉम्प्टू जितना आपने 3 वेरिएशन दिखाए, 3 शेड दिखाए एक कैरेक्टर के, जिसकी ज़िंदगी है नहीं, जी इस 15-20 सेकंड में जब मैंने सवाल आपके सामने रखा तभी आपने दिमाग में जी इसको रख लिया, बना लिया, इसका एक कोई भूमिका आपने तैयार कर ली। बहुत बेहतरीन किया आपने, पर ये करते कैसे हैं एज एन एक्टर, एज अ इंडिविजुअल आप सोचते कैसे हो एज, क्योंकि ये सोचा आपने क्षितिज जैसे, जी 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 और सुब्बू में आप चले गए 15 सेकंड के अंदर। ये एक बोल सकते कि वो थिएटर की टर्म है कि कैरेक्टर को सुनते से ही आपको दिमाग में वैसे विचार आने शुरू हो जाते होंगे शायद कि इसका सब टेक्स्ट क्या है। हाँ, ये एक सब टेक्स्ट कहलाता है कि जैसे आपने बोला कि यार इसका नेगेटिव एक वो है कि ये हाँ। गुस्सेल टाइप का है, तो वो वर्ड बोलते से ही शायद दिमाग में क्लिक होती है कि इसका कैसा निकलेगा, इसका फीडबैक फीडबैक क्या क्या कैसा रहेगा, तो वो शायद एक दिमाग की प्रोसेस हो जाती है कि वो। तो क्षितिज जी, आप हम लोग भी बात कर रहे थे कि कौन सा प्लेटफॉर्म सही होना चाहिए या पिक करना चाहिए कि नहीं इन टर्म्स ऑफ कंटेंट के लिए एज एन एक्टर ऑल्सो, क्योंकि अब हमारे पास माध्यम बहुत सारे हैं, सिर्फ एक स्क्रीन नहीं रही है या थिएटर नहीं रहा है, हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं। तो आपके मन में कभी ऐसा एक सोच आई होगी कि मुझे किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे या कोई और प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए, या मेहनत उस पाथ पर भी या उस चैनल पे करना चाहिए? नहीं, कभी ऐसा प्रॉपर मैंने ध्यान नहीं दिया, बस मैंने बोला कि काम कैसा भी हो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूँ मैं। और अभी या फिर ऐसा वो लेवल नहीं है कि आप चूज़ कर सको कि मैं OTT करूँगा, मैं फिल्म करूँगा, क्योंकि भले ही समय हो चुका हो 9-10 साल, बट स्टिल लर्निंग प्रोसेस में ही कहूँगा मैं अपने आप को
हर प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलता है। मेरे लिए थिएटर का प्लेटफॉर्म भी उस उतनी अहमियत दूंगा मैं जितनी ओटीटी को दूंगा, जितनी फिल्म्स को दूंगा, जितनी कमर्शियल के लिए दूंगा। थोड़ा सा अलग हो सकता है, पर सीखने का आपको हर हर जगह से आप सीख सकते हो। एक एड शूट मात्र एक दिन में शूट हो जाता है, जो 30 सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं उस पूरे दिन की मेहनत को, और 30 सेकंड में आप उस ब्रांड को बेचने लायक बने या नहीं बने वो आपको सीखने को मिल जाता है एक ही दिन में। आपका आपका एक्ट इतना प्रभावी है या नहीं कि आप उस जिस प्रोडक्ट को आप सेल आउट करना चाह रहे हैं वो हुआ या नहीं, हुआ या नहीं। वो आप एक दिन में ही सीख सकते हो। इसलिए मुझे टीवीसी का प्लेटफॉर्म भी पसंद है। फिल्म में आपको काफ़ी सीखने को मिल जाएगा। बहुत प्रबुद्ध जीवी एक्टर्स हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिलता है, उनसे आप सीख सकते हैं। ओटीटी ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो हर किसी के हाथ में पहुंच चुका है। हर जनरेशन ओटीटी को प्रेफर करती है, क्योंकि कहीं भी mobile कभी भी पर- प्लेटफॉर्म। हाँ, वही तो उसमें भी आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, आपको एक आपको एक पहचान मिल जाती है उस चीज़ से। तो प्लेटफॉर्म सारे बढ़िया ही हैं। आपको आप अपने आप को आप दिखा कैसे रहे हो। कैसे ढालते हैं अपने आप को, क्योंकि टीवीसी में 30 सेकंड तो फाइनल एडिट के बाद आता है, जी जी तो शूट थोड़ा सा लंबा रहता होगा। जी जी बिल्कुल सर। पर आपके एक दिमाग में एज अ एक्टर रहता है कि चलो ठीक है, मेरी ये जो लाइन है जी ये इतने में ही मुझे फिनिश करनी है, जी और उसमें ही मुझे क्रिएटिविटी भी दिखानी है, मेरी कला भी दिखानी है, और कुछ एक इम्पैक्ट भी क्रिएट करना है, क्योंकि अगला प्रोजेक्ट जो मिलेगा वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कैसे बाइफरकेट करते हैं? अपने हिस्से की मेहनत तो करने की पूरी कोशिश होती है, पर इसमें साथ में सामने वाले के पास भी काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ता है। एक पर्टिकुलर डायरेक्टर, एक कॉपी राइटर, आपको जो जो टीम में आपके लिए मेहनत करते हैं उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है आपके किरदार को संवारने में। बची हुई मेहनत पूरी हम करने की कोशिश करते हैं कि आपको जो किरदार मिला है उसको कितने टाइम में आप उसको ढल जाते हो। ऐसा कहा जाता है कि लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं एक पर्टिकुलर किरदार के लिए, पर मैं तो ये बोलूँगा कि वही आपकी बड़ी बात होगी, आप कितने कम टाइम में उस कैरेक्टर में उतर सकते हो। तो उसके लिए एक दिन भी काफ़ी है। अगर आप एक दिन में अगर आप एक एड शूट कर रहे हो तो एक दिन भी काफ़ी है उसके लिए। और कोई सीरियल हो गया या मूवी हो गई, उसके लिए तो आपको रोज़ ही जी रहे हैं उस कैरेक्टर, तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस कैरेक्टर में उतरने में कितना समय ले रहे हो, क्योंकि फ़र्क वही पड़ा। जैसे आपने बोला कि अगला किरदार भी मिलना है आपके इसी काम से, तो वो एक उस टाइम आपको सेल्फिश होकर भी ये लेना पड़ता है कि आप अपने भले के लिए काम कर रहे हो, किसी और के भले के लिए नहीं कर रहे हो। तो आप अगर कम टाइम में भी अच्छे कैरेक्टर में उतर रहे हो तो आपका ही फ़ायदा होना है। ओके मैं जब इस पे थोड़ा रिसर्च भी कर रहा था इस एपिसोड के लिए, तो मैंने जाना आपने सीरियल्स भी करे हैं और बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स भी किए हुए हैं। तो आप कभी ऐसा सोचते हैं एज एन एक्टर कि ये प्रोजेक्ट मुझे ज़्यादा पसंद है, जैसे सीरियल्स मुझे ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, या मुझे फिल्म्स करना चाहिए, फिल्म में ज़्यादा मज़ा आ रहा है? तो क्योंकि ये बहुत ऑन एंड ऑफ दौर होता है, जो हम लोग कभी कभी होता है कि बहुत रिपीटेटिव काम भी होता है कि भाई चलो एक पुलिस का किरदार कर लिया या एक डॉक्टर का रोल कर लिया, तो डॉक्टर के रोल ही आपको शायद रिपीट में मिले, क्योंकि लोगों को डॉक्टर के भूमिका में आप पसंद आ गए। जी जी जी। तो आप कैसे उसमें डिसाइड करते हैं कि चलो ये नहीं करते, या जैसा आ रहा है आप चलने दीजिए, चलिए ये भी ट्राई किया जाए? जनरली होता है कि फिल्म्स में आपको काफ़ी टाइम पहले ही आपको डेट्स मिल जाती है कि ये पर्टिकुलर डेट्स पे आपका काम रहेगा, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, डेट ब्लॉक्स आपकी हो जाती है। तो इन बिटवीन जो आपको टाइम रहता है आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है। तो इसके लिए मैं यही कोशिश करता हूँ कि भैया, चूँकि मेरी मदर सीरियल्स देखती है, कोई उनके गिने चुने सीरियल्स हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को उन किरदारों में ढालूं जो मेरी मम्मी सीरियल्स देखती है। हाँ, तो मैं ऐसा ऑन करता रहता हूँ खाली टाइम पे, भैया इसका कास्टिंग कौन देख रहा है, इसकी कास्टिंग कौन देख रहा है, मैं प्रोफाइल्स मेरी उनको फॉरवर्ड करता रहता हूँ। और किस्मत से यही हुआ कि मम्मी सीरियल एक देखती थी, कुंडली भाग्य, उस टाइम काफ़ी फेमस था सीरियल, वेरी फेमस। हाँ, मेरी वाइफ भी देखती थी कुंडली भाग्य। तो मैंने कोशिश करी कि इसमें कोई कैरेक्टर मिल जाए तो मैं ट्राई करता हूँ। जब मैं खाली था, फिल्म्स कोई कर नहीं रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो खाली बैठे, इससे अच्छा
कुछ ना कुछ ऐसा कर लो तो थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो जाएगी और सीरियल्स नेटवर्क में बने रहेंगे। और अच्छा इसमें विजिबिलिटी भी अच्छी होती है, सीरियल्स डेली आते हैं, शूट भले 3 दिन करे पर वो रिपीटेशन होके पूरा महीने भर भी निकल जाता कई बार। तो ऐसे ही मैंने कुछ सीरियल्स करे हैं, जैसे मेरे साईं, कुंडली भाग, कुछ ऐसे फेमस सीरियल्स भी किए हैं जिसकी विजिबिलिटी भी अच्छी खासी होती है। तो कुंडली भाग्य में मौका मिला, उसमें एक किरदार था बिल्ला, हाँ, वो एक नेगेटिव किरदार था। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि मैं नेगेटिव किरदार या कॉमिक किरदार अच्छे निभा सकता हूँ, क्योंकि लुक वाइज भी थोड़ा सा नेगेटिव दिखता ही हूँ। लोग बाग बोलते हैं कि क्रूर टाइप का ही बंदा होगा, तो उसमें काफ़ी अच्छा किरदार मिला था बिल्ला। तो वो ही खाली टाइम में मैंने कोशिश की थी कि कुछ अच्छा बन जाए, और किस्मत से मुझे 7-8 दिन के लिए वो लॉक किया गया था नेगेटिव किरदार का। पर टचवुड उसमें किस्मत अच्छी रही या काम शायद पसंद आया डायरेक्टर को, कि वो बढ़ते बढ़ते 6-7 महीने बढ़ गया वो किरदार। और एक टाइम ऐसा हो गया था कि सड़क पे बिल्ला नाम से पुकारा जाता था। हाँ, तो अच्छा भी लगता था, वैसे भले ही नेगेटिव किरदार था वो, पर सुनने में अच्छा लगता कि आपको लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं उस कैरेक्टर से। तो ये भी एक अच्छा। तो आपने इस बिल्ला के किरदार के लिए एक खासी तैयारी करी? हाँ, तैयारी तो करी थी। मैं इवन रूम पे भी जाता था तो बात उसी किरदार में करता था, थोड़ा सा यूपी वाला टोन था, तो हम ऐसे ही बात करते थे। रूम पे भी जाते थे तो भैया क्या आज हमको ये करके दिखाना है, तो कोशिश रहती थी कि उस किरदार को जिए। उसमें भी एक और किस्सा आपको बताता हूँ, अगर आप बोर नहीं हो रहे हो मेरी बातों से तो। नहीं नहीं, बिल्कुल। किस्सों का ही दौर जरूरी है सीखने सिखाने के लिए। उसमें एक सीन था कि मुझे ट्रक से लीड को घायल करना था एक्सीडेंट हाँ। के थ्रू, और उस एक्सीडेंट में मुझे भी लग रही है पैर में, ये सा सीन था। तो हुआ ये, मुझे बोला गया था कि 4 व्हीलर ड्राइव कर लो, तो मैंने क्या कर लेता हूँ। वहाँ जाके मालूम पड़ा कि वो बड़ा ट्रक था। तो अब मैंने, और फर्स्ट डे का शूट है ये। हाँ, ओके। तो अब देखा मैंने कि भाई गाड़ी, बोले ये रही। फिर मैं सोचूं पड़ गया, मैंने कहा भाई रिस्क लूँ या ना लूँ। मतलब आपको बोला क्या 4 व्हीलर है? हाँ, आपने मुझे बोला सोचा था कार होगी। हाँ। और तो बड़ा ट्रक निकला। हाँ, मिनी ट्रक जो होते हैं हाँ, वो था। ओके। पर अच्छा खासा बड़ा था। फिर मैं जबकि 4 व्हीलर ड्राइव करी थी, पर इतना बड़ा व्हीकल चला ही नहीं था। मैंने फिर बोल दिया उनको कि मुझे 4 व्हीलर आती है, कार वार आती, पर ये बड़ा ट्रक। बोले सर सिंपल है, कर लेना। क्या चलो भाई, इनको प्रॉब्लम नहीं तो अपने को क्या प्रॉब्लम। खैर वो जैसे जैसे हमने शूट किया, प्रॉपर हुआ, टक्कर मारी, और उसमें मुझे लंगड़ा के आना था टूवर्ड्स कैमरा। शॉट लगा, एक्सीडेंट किया, मैं लंगड़ाते हुए आया, कैमरा क्रॉस किया, एंड देयर इज़ अ डायरेक्टर, वो यहाँ पे बैठे। तो मैं कैमरा क्रॉस करने के बाद भी लंगड़ा रहा था मैं, और मैं उधर जाके बैठा, और फिर मैंने शूज़ से कुछ निकाला, तो डायरेक्टर साहब की आंख पूरे मुझ पे थी। कट हुआ, फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि आपने क्या कराई। तो मैंने कहा सर क्या क्या मतलब, मुझे कुछ बोला कि यार कुछ गड़बड़ कर दिया अपन ने। बोला आप कैमरा क्रॉस करने के बाद भी लंगड़ा रहे थे, और शूज़ में क्या निकाला आपने। तो मैंने बोला सर मैंने कुछ पत्थर रखे थे जेब में, शूज़ में। बोले क्यों, क्योंकि सो लंगड़ाने की फील अटपटी लगती है, सब वो थोड़ा सा ड्रामेटिक लगता है। ड्रामेटिक लगता है। कि तो ही वॉज इम्प्रेस्ड। लीड को बुलाया, बोले इधर आओ। बोले तुम कंघी करने में टाइम निकालते हो, देखो इसने क्या किया। बोले क्या किया। बोले उसने शूज़ में पत्थर रखे थे कि वो ड्रामेटिक न लगे इसका लंगड़ा। तो मैं तो मज़ा आ गया मुझे कि यार इनने वो चीज़ को भी पकड़ लिया। तो क्या मालूम ऐसी कुछ इंसिडेंट की वजह से ही शायद वो रोल बढ़ गया हो, कि वो 7-8 दिन का जो था वो 5-6 महीने निकल गए उस कैरेक्टर में। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट हुए कि यार प्रभावित कर पाए अपन किसी को। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। इनोवेशन मतलब आपने वहीं ऑन द सेट, ऑन द फ्लाई आपने सोच लिया। वही। तो क्षितिज जी, हम लोग बात कर रहे थे, आपने यहाँ से इंदौर से खासकर थिएटर भी सीखा है। जी। तो कितने साल आपने थिएटर में गुजारे, और थिएटर का आपको क्या इम्पैक्ट लगता है एज एन एक्टर आपकी एक्टिंग वाली लाइफ में? अभी जो आप ऑन स्क्रीन एक्टिंग अभी जो चल रही है आपकी, उसमें क्या प्रभाव आपको लगता है, क्या कंट्रीब्यूशन है उसका? इंदौर से मैंने शुरुआती दौर में लगभग 3-4 साल थिएटर से जुड़ा रहा मैं। और थिएटर की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आपको आपके काम का प्रतिसाद उसी वक्त मिल जाता है। ओके। हाँ। जनरली मूवीज़ में या एड में जो भी होता है कि वो आपको बहुत टाइम बाद मिलता है, शूट के आपको कई दिनों बाद, जब आप दिमाग से उतर जाती है चीज़ कि आपने क्या किया था, और वो बहुत लेट आपको रिस्पांस मिलता है, बहुत लेट फीडबैक मिलता है। वही उसके जस्ट विपरीत
थिएटर में आप प्ले करते हो तो उसी टाइम दर्शकों की ताली आपको बहुत अच्छा वहीं के वहीं प्रतिसाद पता दे चल देती है। जाता है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको बहुत जल्दी आपको आपकी एग्ज़ाम का, आपकी परीक्षा का रिजल्ट हाथों हाथ मिल जाता है, तो बड़ी एक अंदर से खुशी होती है। दुख साथ में ये होता है कि थिएटर को ज़्यादा समय दे नहीं पा रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि वही जैसा मैंने बोला कि शेड्यूल बहुत गड़बड़ हो चुका है अब। पर एक तरीके से बोला जाए थिएटर जननी ही रही है मेरे लिए तो। उसी ने अभिनय की ओर रुख करवाने का पूरा वो करवाया है, मदद करी है, और उसको मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। पर फिर भी कोशिश रहती है मेरी कि फ्री टाइम रहे, 1-2 महीने का मुझे कोई शेड्यूल मिले तो बिल्कुल कोशिश रहती है कि मैं थिएटर से जुड़ा रहूँ। भले ही मंच के थ्रू ना होते हुए या बैकग्राउंड में कुछ इसमें करूँ, तो कोशिश यही रहती कि इंदौर में भी कुछ थिएटर से जुड़ा रहूँ। और पिछले कुछ टाइम से जब मैं इंदौर होता हूँ तो देखने भी ज़रूर जाता हूँ, अगर जुड़ा नहीं रह पाया तो कम से कम थिएटर देखने ज़रूर जाता हूँ। तो उसके लिए एक लगाव तो है थिएटर को, पर ये मेरी बदकिस्मती कि मैं समय प्रॉपर दे नहीं पा रहा हूँ। दे नहीं पा रहा। जी। इंदौर की बात निकली है तो और हम इंदौरी हैं, तो खाने के शौकीन हैं आप? बिल्कुल, और मेरे ख्याल से हर इंदौरी शौकीन होता होगा, मुझे ऐसा तो लगता कोई है। खास व्यंजन जो आप ज़्यादा पसंद करते हैं इंदौर का? लेकिन इंदौर में बहुत सारे अलग अलग व्यंजन मिलते भी हैं। आपको मेरा पापी पेट दिखा ही रहा होगा कि मुझे दाल बाटी बहुत पसंद है, और ये चीज़ तो मुंबई में कहाँ मिस करता इंदौर में कहाँ दाल बाटी आप ज़्यादा खाते हैं कि भाई यहाँ की दाल बाटी मुझे ज़्यादा पसंद आती है? मुझे पल्हर नगर वीआईपी रोड की दाल बाटी बहुत पसंद है, जो कि मेरे घर का पता है। अच्छा। और मम्मी के हाथ की दाल बाटी काफ़ी पसंद है, और इसी चीज़ को मुंबई में मिस करता हूँ। तो आपको बता दूं कि मैं बहुत अच्छी दाल बाटी बनाना सीख गया हूँ। मुंबई में किसी को ओवन पता ही था, जो दाल बाटी का हाँ, ओवन दाल होता बाटी था, ओवन होता है, अब वो पता नहीं था। वहाँ पे ओवन मीन्स माइक्रोवेव ही माइक्रोवेव समझते थे। होता है। तो यहाँ से मैं ओवन मुंबई ले जा चुका हूँ, और लगभग कोशिश करते हैं कि हर रविवार को अपने इंदौर का व्यंजन, राजस्थान का व्यंजन, दाल बाटी को हम स्वयं खुद प्राथमिकता ही दें, बना दें। और बाकायदा उसको खाने के बाद 2-3 घंटे का मौन सोते हुए हम कोशिश करते हैं। ये बात आपने सही कही एकदम, कि दाल बाटी खाने के बाद में जो 2-3 घंटे का मौन है, हाँ, वो ज़रूरी ज़्यादा, है। वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी बहुत अहमियत रखता है। लोकल नशा है साहब इंदौर का। तो तो बम्बई में आपने बताया, मुंबई में अभी आप काफ़ी साल से मुंबई में ही रह रहे हैं, जी। और चूँकि वहाँ पे रहना ज़रूरी भी है जी। इस फील्ड के लिए, एक्टिंग से रिलेटेड। तो और मुंबई में कहते हैं कि आदमी से ज़्यादा स्क्वायर फीट का रेट होता है। बिल्कुल सही है। तो सर्वाइवल के लिए आप कितनी जद्दोजहद आपने इनिशियली करी, और अब एक थोड़ा सा इस्टाब्लिश होने के बाद में वो दौर कैसा चल रहा है, कैसे कैसे करें, क्योंकि यंग जनरेशन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई गॉडफादर नहीं था, कोई परिचित नहीं था मुंबई में जब मैं गया था। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है रहने का। मुंबई में खाने की व्यवस्था तो आप बिना कहीं रहे भी कर सकते हैं, वड़ा पाव खा के भी टाइम निकाल सकते हैं, पर रहने की बात आती है तो कोई परिचित नहीं था। बस मेरा एक मित्र था, वो भी वाया वाही था बोल सकते हैं, मेरे फ्रेंड का फ्रेंड था, उसके यहाँ गया था मैं। वहाँ 2 दिन रुकने के बाद लगा कि भाई अब अपने को ढूंढ लेना चाहिए, कोई छत ढूंढ लेना चाहिए। तो मेरा भटकना हुआ, और मुझे मालूम पड़ा कि यार अंधेरी में ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, तो यहीं आसपास रहें तो शायद कम आपको स्ट्रगल मेहनत थोड़ा करनी कम पड़ेगी, रहेगा। स्ट्रगल हाँ। आपको बच जाएगा। तो वहीं ढूंढना शुरू करा मैंने। तो मुझे मालूम पड़ा कि 25,000 30,000 ये शुरुआती दौर में, और मैं बात कर रहा हूँ 2014 की। तो वैसे ही शॉक्ड हो गया, मैंने कहा 25-30,000, हालांकि अभी तो सिर्फ और रहने का। हाँ, सिर्फ रहने के। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा था उस वक्त। और जैसा मैंने बोला था कि मुझे तो पैसा बचाने के हिसाब से निकला था, जॉब छोड़ के निकला था, तो मुझे सब कुछ बंधे हुए बजट में ही सब कुछ करना था जुगाड़। बहरहाल मालूम पड़ा कि पीजी जैसी भी कोई चीज़ होती है यहाँ पे। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि पेंगेस्ट वाली सुविधा भी क्योंकि उपलब्ध क्योंकि है। आप घर में ही रहे हाँ, हुए हैं शुरू पहले से से ही ही। रहे तो वहाँ पे तो बहुत कॉमन है एज ए पीजी जाना। तो मुझे तो बहुत महंगा लगा कि 25-30 हज़ार का रूम कैसे लूँगा मैं। तो मुझे वहाँ पड़ा कि ये पीजी जैसी कोई सुविधा होती है कि आप किसी के और किराए से ऑलरेडी ले रखा है किसी ने, और उसमें आप पेइंग गेस्ट हो सकते हो। तो वो सस्ते में हो गया। तो उस टाइम चूँकि मैंने आपको बताया कि एक रूम में 4 लोग रहते थे, तो टफ था उस टाइम। वन रूम किचन। हाँ, 1 रूम किचन में 4 लोग रह लेते थे।
और उसमें भी कोई दोस्त आ जाए रुकने के हिसाब से कि भाई रात को यहीं रुकेंगे, तो बड़ी शर्म आती थी उस टाइम, पर ठीक है। और सब बराबरी के ही थे तो इतना ऑड नहीं लगता था, फैमिली नहीं थी, छड़े ही थे वहाँ पे, तो टाइम निकल जाता था। फिर धीरे धीरे लगा कि हाँ, आपको आपके काम के हिसाब से थोड़ा सा वहाँ पे शो ऑफ वाला काफ़ी सीन चलता सीन है। चल रहा है। हाँ, आपके डायरेक्टर्स आएंगे तो सबसे पहले वो ये देखेंगे भाई कैसा रहता है, इसका क्या क्या लेवल है, इससे भी आपको काम मिलने में बड़ा होता। तो शुरू में तो कभी ध्यान नहीं दिया ध्यान कि नहीं चलो दिया। ठीक है यार, हम तो ऐसे ही आपको जैसा समझा हम तो ऐसे ही। तो वो अक्खड़ बने थे बेधड़क। हाँ, वही थे। तो बंजारों वाला टाइप रहता था मन में, कह रहा ठीक है भैया तेरे को काम देना तो दे, हम तो ऐसे ही रहते हैं। पर वो धीरे धीरे समझ में आई कि भाई थोड़ा सा आपको कुछ करना पड़ेगा। आपकी फैमिली आती है, आपसे आपके पास आती है, मुंबई आती है, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा मद्देनज़र रखते हुए कोशिश करी कि थोड़ा सा और वो कर लें, भले ही थोड़ा सा बजट आपका हिल जाए महीने का, पर वो भी क्योंकि वो आपकी मेंटलिटी रहेगी, आपका सर्कल जैसा रहा वही आपकी मेंटलिटी फ़र्क पड़ता है बहुत कुछ। आपका सर्कल कैसा है वहाँ पे, आपको काम कैसा मिल रहा है, उससे बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। तो थोड़ा सा अपना लेवल उठाने की कोशिश करी, करी। तो क्योंकि उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो अब थोड़ा सा ठीक है। अब ऐसा हो गया है कि घर वालों को भी रूम पर लाएं तो अब वो फोन कॉल आया तो प्रेशर नहीं लगता हाँ, होगा। प्रेशर नहीं होता। तो ठीक, क्योंकि बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। आप आपकी दिनचर्या क्या है, आप घर में पड़े हैं दोस्तों के साथ आलसी, अच्छा इंदौरी हैं तो थोड़ा सा आलस से तो रहता ही है दिमाग में, डिफॉल्ट शरीर है, में नहीं दिमाग में भी दिमाग में भी रहता रहता है है। मट्ठे जैसे बोलते हैं इंदौर में। तो थोड़ा सा मट्ठावन था शुरू में, तो उस चीज़ को तोड़ने की कोशिश करी, क्योंकि वहाँ पे कब आपकी ज़रूरत पड़ जाए यू नेवर नो। तो आपको एक दिन पहले से अपने आप को प्रिपेयर करें, तो वैसा ही आपको माहौल रहना पड़ता है। भले ही थोड़े से पैसे ज़्यादा देने हो, पर वो रहने के लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है। ओके, हम अब थोड़ी जानना चाहेंगे आपसे कि एक नेटवर्क बिल्ड कैसा करा जाए। जैसे हम लोग डिफर में, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग क्रिएटिव लोगों को, आर्टिस्ट को, एक्टर्स को और टेक्नीशियंस को, इनको जोड़ रहे हैं साथ में, जहाँ उनकी प्रोफाइल्स रहती है और जहाँ से उनको प्रोजेक्ट्स भी मिलते जाते हैं, तो एक विजिबिलिटी क्रिएट होती है किसी की। तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म का आपके पर्सपेक्टिव में क्या एक इम्पोर्टेंस है, कितना फ़ायदा हो सकता है, हमको डिफर की टीम को इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसा ले जाना चाहिए, और इसका ना होना तो वो स्ट्रगल कैसे न्यू जनरेशन जो आना चाहती है एक्टिंग में, वो कैसे हैंडल करे उसको। ये जो आपने बताया, ये जो प्लेटफॉर्म का इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जैसे मैं उस वक्त जब मुंबई गया था मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी, ना मुंबई के बारे में थी, ना इस फील्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज थी। पर अगर उस वक्त डिफ़र मेरे साथ होता तो मेरे मुश्किल दिन शायद कम हो जाते, अगर इस टाइप का कुछ भी प्लेटफॉर्म होता। यू नेवर नो कि आपकी कोई छोटी सी जानकारी इस प्लेटफॉर्म के बारे में होना मुंबई जाके कितनी मददगार हो सकती है। जब मैं गया था तब व्हाट्सएप वगैरह भी नहीं थे। हाँ, 2013-14 में तो व्हाट्सएप हाँ, भी बिल्कुल नहीं थे। और आप जैसे प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, अगर वो होता तो मुझे शायद मुंबई भी जाने की ज़रूरत ना पड़ती, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अभी तो ये हालात है कि इंदौर में इतने शूट्स हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी रिसोर्सेज, सारे सोर्सेज इंदौर में अच्छे हैं, लोकेशंस इतनी अच्छी, आर्टिस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। हाँ, तो ये जानकारी अगर उस वक्त मिलती कि भाई आप यहाँ भी रह के कुछ कर सकते हो, तो मैं शायद इंदौर नहीं छोड़ता। हाँ, तो इस और अच्छा मैंने भी सोच रखा है, इवन मैंने नाम भी सोच रखा है, मंच करके एक, मैं भी एक प्रोडक्शन हाउस बोल रहे हैं, या फिर ऐसे ही कोई प्लेटफॉर्म रखूँ जिससे यहाँ के आर्टिस्ट को थोड़ा सा आइडिया लगे, थोड़ा बहुत गाइडेंस, या मेरा एक एक्सपीरियंस है कि शुरुआती हो दौर में जाएगा, आपको बेसिक नॉलेज आपको जनरेट हो जाए। मेरी कोशिश है कि आने वाले कुछ समय में मैं भी ऐसा कुछ करूं, या फिर आप लोग के साथ जुड़कर ही कुछ सर आपको दोनों ही चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल कोशिश करूँ तो बहुत अच्छा हो जाता है कि आप बेसिक नॉलेज आपको मिल जाए। एक एस्पिरेंट एक्टर को भी, एस्पायर एक्टर को भी जानकारी मिल जाए कि भाई आगे जाके आपको करना क्या है, क्या है। किन लोगों से आपको मिलना है, क्या प्रिपरेशन आपको करनी है, क्या यहाँ रह के आप क्या कर सकते हैं, क्या मुंबई जाके आप क्या कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़। तो मुंबई में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो अभी तक के दौर में, जितना आपने स्पेंड किया है मुंबई में काम करते करते, जिससे आप इंस्पायर हुए हो, या जिससे आपको लगा यार ये
ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, या इसने बहुत एक ऐसी नसीहत दी जो बहुत ही कमाल की है। मुंबई में, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट, लोगों को डर लगता है जी जी। कि कहीं खो जाएंगे भीड़ में और कोई पहचान बनेगी नहीं और उस सपनों को फिर से जेब में ही रखना पड़ेगा। ऐसे तो कई खासकर एक्टर्स ही हैं जिन्हों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। ऐसे बहुत काफ़ी लोग हैं जिनसे प्रभावित हुआ हूँ। उसमें सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा नवाजुद्दीन भाई का, बहुत डाउन टू अर्थ हैं। उनके साथ काम करने का मौका मिला 2-3 प्रोजेक्ट्स में। सीक्रेट गेम्स हो गया, उनकी ठाकरे फिल्म हो गई, तो उनके साथ कुछ समय बिताने का मौका मिला। पंकज त्रिपाठी जी के साथ समय मिला ओ माय गॉड 2 के टाइम। और ऐसे काफ़ी एक्टर्स हैं जो आपको प्रभावित करते हैं कि यार टिके रहो तो कुछ ना कुछ आपको मिलना ही मिलना है। तो एक कुछ मुंबई बिहाइंड द सीन मोमेंट बताइए ना, नवाज भाई या पंकज हाँ, जी के साथ नवाज spend भाई किया। के साथ शूट चल रहा था सेक्रेट गेम्स का। नवाज भाई मेरा मेरा सीन कट हुआ, मैं बाहर आके बैठा था। हमारा शूट चल रहा था अपना, क्या बोलते हैं वो अपनी झुग्गी झोपड़ी, फेमस झुग्गी झोपड़ी, धारावी धारावी। हाँ, धारावी में शूट चल रहा था हमारा। मेरा सीन कट हुआ, मैं बाहर आके बैठा था, एक चेयर लगी थी। फिर कट हुआ, नवाज भाई अंदर से आए, उन्होंने बाहर आके बोला स्पॉट स्पॉट, कोई था नहीं। तो वो एक लकड़ी का बॉक्स टाइप का था, वो उस पर आके बैठ गए। तो मैं एकदम शॉक्ड, मैं उठा के चेयर देने लगा उनको। मैंने कहा भाई, अरे बोला नहीं, वो बंदे में यार शिकन ही नहीं है हल्की सी भी यार, कि वो मैं चेयर पे बैठा हूँ, वो आके एक लकड़ी के टुकड़े पे बैठ गए। और वो सुपरस्टार आदमी, मैंने कहा यार क्या आदमी, वो चाहे तो चिल्ला सकता था इतनी देर में स्पॉट, पर ही सो डाउन टू अर्थ। मतलब मुझे तो यार बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने कहा भाई अपन तो क्या 2-3 प्रोजेक्ट करके ही हेकड़ी में आ जाते हैं, छोटे छोटे एक्टर्स के आप देखो, आप इतना टेंट्रम्स बढ़ जाते हैं। मैंने एक छोटी सी रील भी डाली है इसी के लिए कि आदमी घर पे कैसा होता है और शूट पे कैसा होता है, शूट पे कैसा होता है। इतने टेंट्रम्स आ जाते हैं भाई, वेनिटी में बोलते क्या, अरे भाई ब्लैक कॉफ़ी लाओ यार, कोई पूछ नहीं रहा क्या बात है। घर पे वो भाई वो मटके का पानी भी नसीब नहीं होता, नसीब नहीं होता, यहाँ ब्लैक कॉफी यहाँ पे आके ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ मैं तो भाई। घर में वो जैसे मैंने बताया कि वो टांड में रह रहा है, और यहाँ पे बोले वेनिटी यार कैसी दे दी यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो सुपरस्टार आदमी यार, वो उसको बैठने में कोई शर्म नहीं है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है ऐसे ऐसे लोगों से। पंकज जी को देखा मैंने ओ माय गॉड 2 के शूट पे, कि उनके अंदर वो किसान वाला फील ही रहता है। वो मतलब वो है, वो बता बहुत grounded देख के है। लगता है कि बहुत ग्राउंडेड आदमी है यार। ये लगता है कि हाँ किसान परिवार के हैं ये। कोई उनको वो नहीं, शूट इधर चल रहा है, उनको बोले कि सर आप फ्री, आप वैनिटी में बोला नहीं ठीक है ठीक है, इधर ठग पेट चल रहा है, काम काज चल रहा है, पर वो बैठे हुए हैं अपना शांति से। तो हैं ऐसे कुछ लोग जो हिम्मत देते हैं कि भाई लगे रहो, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। उनको देख के बहुत कुछ हाँ, सीखने को मिल जाता है, ऑब्जर्व जैसे करके। महेंद्र सिंह धोनी जी के साथ एक कैड किया मैंने पिछले साल आईपीएल में, ईपी नूडल्स का, हाँ, नूडल्स का ऐड किया। उसके पहले मैं क्रिकेट का ज़्यादा शौकीन नहीं था। मेरे भाई को मालूम पड़ा कि मेरा नेक्स्ट डे शूट है धोनी के साथ, तो ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिकेट एंड खासकर धोनी। तो उसने बोला कि भाई मैं तो आ रहा हूँ मुंबई। अरे मैंने कहा पागल है, क्यों आ रहा है, कल है मेरा शूट। तो बोले मैं तो आ जाऊँगा। वो भाई ने फ्लाइट पकड़ी और नेक्स्ट डे ही वॉज इन शूट लोकेशन मुंबई मेरे पास आ गया। बोला मुझे चलना है आपके साथ। मैंने कहा ऐसे हर किसी को अलाउ नहीं करते, काफ़ी सिक्योरिटी रहती है, बहुत वो होता है। बोला नहीं मैं नहीं जानता, मुझे तो चलना है बस। माफ़ी आ गया भाई, बता। मैं ठीक है, उसको मैंने मैनेजर बना के मैं शूट पे ले गया, और वो 20 फीट की दूरी से धोनी क्रॉस हो गया, और वो तो खुश हो गया। बोला भाई मैं तो वापस इंदौर चला जाऊँगा, मेरा तो हो गया। मैंने कहा आया भाई तो मिल के ही जाना है यार, देख के खुश हो जाएगा। शूट के दौरान मेरी बात भी हुई माही से, मैंने कहा मैं इंदौर से हूँ, तो वो बड़ा खुश हो गए। उन्होंने बोला कि हाँ इंदौर गया हूँ मैं, और वहाँ का कॉर्न का हलवा मुझे पसंद है। हाँ, तो मैं सोचूँ कॉर्न का हलवा, अच्छा। मैंने कहा भुट्टे की, हाँ। बोले क्या बोलते हैं मेरे को, जो मैंने कहा वाह यार। अच्छा क्रिकेट का ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था, ज़्यादा दिखता भी नहीं था, तो मैंने कहा क्या बात करो, तो वो इंदौर की बात छेड़ दी। फिर मैंने बोला मेरा भाई आया है, तो बोले हाँ बिल्कुल मिलेंगे शूट के बाद। भाई मेरा कॉर्नर में बैठा हुआ था, हॉल में शूट चल रहा था। शूट उनका पिकअप जल्दी हो गया, वो जाने लग गए। अब मुझे बोलने में बड़ा ऑड लगे कि यार भैया आपने बोला था, सर आपने बोला था मिलने का, तो मैं बोल नहीं पाया, और वो जाने लग गए। बॉडीगार्ड सारे आ गए, 20-25 आ गए, उनको घेर के जाने लगे। गेट तक गए वो, मैं देख ही रहा था उनको, और वो पलट बोलते कि अरे वो भुवन का है, मेरे भाई का नाम बता, भुवन का।
तो बोले अरे बाप रे क्या आदमी है, तो भुवन का लगा दौड़ता है उनके सामने रो रहा है वो। अरे बोले चलो बाद में रोना, पहले फोटो ले। फोटो लिए, ऑटोग्राफ दिए। यार लोग ये चीज़ सिखाते हैं कि आदमी इतने ऊपर जाके भी इतना डाउन टू अर्थ कैसे हो सकता है। उनने दिन भर सुबह बोली हुई चीज़ शाम को याद रखी, और जाते आते वो उनने आगे रह के बोला कि वो तुम्हारा भाई आया वो इंदौर से मिलना। तो भैया तो मैं फ़ैन हो गया मैं कि यार ये सही बोलते हैं, कैप्टन कूल सही बोलते हैं, और ये लोग बनाए रखते हैं दूसरे लोगों को प्रभावित करने के लिए है ही। तो ये छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में रह जाती है भाई। लेवल आपको कितना भी बढ़ा लो, आपका एक पैर ज़मीन पे होना बहुत ज़रूरी है। और यही लोग मददगार होते हैं मुंबई में, इतनी स्ट्रगल करने के बावजूद हिम्मत बनती है इन लोगों को देख के कि यार ये कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ अपन लगे ना तो अपना भी कुछ अच्छा ही होगा। ये चीज़ है। शब्दों को कैसे पकड़ते, जैसे आपने अभी हम चर्चा कर रहे थे, आपने बताया कि फाके का दौर बहुत था, तो ये शब्द क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत पोइट्री लिखता हूँ, तो ये शब्द मुझे भी काफ़ी पसंद है। तो और जैसे इंदौर में हम नहीं बोलते हैं, इंदौर में अपन चलता है, अपन बोलते हैं, अपन ये कर लेते हैं, अपन वो कर लेते हैं। तो किसी भी कैरेक्टर के लिए शब्द और शब्द का चॉइस और उसका उच्चारण कितना इंपॉर्टेंट होता है एज एन एक्टर? इसका देखिए दो तरह के प्रभाव पड़ते हैं, पॉजिटिव भी प्रभाव पड़ता है और नेगेटिव पड़ता है। जैसे कि मेरे लिए इंदौरी होना कई बार नकारात्मक भी रहा है और कई बार पॉजिटिव भी रहा है। जैसे मैं बताऊँ कि ओ माय गॉड 2 के लिए इंदौरी कैरेक्टर ही ढूंढा जा रहा था। ओके। तो कहीं पे घूम फिर के कास्टिंग डायरेक्टर के पास गई कि कोई इंदौरी कंटेंट लिखता है बंदा, उसका नाम ये है, चिंटू इंदौरी के नाम से लिखता है, क्षितिज है और एक्टर ही है। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि एक्टर तो हूँ मैं, वो तो ठीक ही है, साथ में आप पर साथ में लिखते इंदौरी कंटेंट भी लिखता है। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि वो कास्टिंग डायरेक्टर ने ढूंढा ही ऐसे चिंटू इंदौरी के नाम से ढूंढा। क्षितिज शायद पता ही नहीं था उनको, उन्होंने चिंटू इंदौरी के नाम से ढूंढा, मेरे पेज पे आके फॉलो किया और फिर उन्होंने मुझे बुलाया, फिर ऑडिशन हुआ। ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था। नेगेटिव कई बार ये हो जाता है कि मुंबई में आपकी लैंग्वेज, जैसे अपन वर्ड बोला, अब चूंकि दिल से इंदौरी हूँ मैं, अपन निकलता ही है दिल से इंदौरी इंदौरी टैटू बना हुआ, तो वैसे भी दिल से इंदौरी हूँ। तो वो चीज़ कई बार छूटते नहीं है। आप एक्टर हो, आपको इम्प्रोवाइज भी करना है, पर कहीं ना कहीं एक छोटा सा इंदौर का हिस्सा तो मुंबई में बना ही रहता है, तो वो इंदौरी निकल जाती है कई बार। अब मैं नहीं बोलते, हम ऐ की मात्रा ज़्यादा यूज़ मैं बैग लेके जा रहा हूँ, तो वो कई बार ऐसा होता है कि सामने टोक देते, बोले सर बैग, मैं अरे हाँ सॉरी मैं इंदौर में नहीं हूँ, मैं मुंबई में हूँ। तो वो कई बार हो जाता है कि टोक देता सामने वाला, तो पर कैसे बताया कि यार भाई वो इंदौरी लहजा बैठा ऐसा एक डिफॉल्ट अंदर बाय डिफॉल्ट है। तो इसके प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है, पर फिर भी ये तो गर्व है कि हम इंदौरी हैं, और वो तो दिल में बसा हुआ है। क्षितिज भाई, अब क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई हैं, आपने बहुत सारी ऐसी बातें भी बताई जो कि यंग जनरेशन के लिए जो एक्टिंग में जाना चाहते हैं, मुंबई जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही प्रभावी है, लाभदायक है और इंस्पायरिंग भी है। जो आपने रोचक किस्से बताए राजश्री के, नवाज़ भाई के साथ, पंकज जी के साथ, तो बहुत बढ़िया रहे। एक रैपिड फायर हम लेंगे आपके साथ जी। और उसमें कुछ आपकी पर्सनल लाइकिंग्स हम जानना चाहेंगे जो आपको पसंद है। तो शुरू करें उसके लिए। इंदौरी हैं तो एक खास व्यंजन है जो आपको पसंद है? दाल बाटी। फेवरेट फिल्म आपकी? कभी हाँ कभी ना। कभी हाँ कभी ना। कोई एक फेवरेट रोल जो आप करना चाहते हैं? बूढ़े का रोल आप करना सारांश देख के इच्छा थी। अच्छा, कोई एक डायलॉग जो आपको बहुत पसंद है? पहले सीरियल का, वही जैसे मैंने बताया आपका, वो नेगेटिव किरदार का, अरे अब बधा हुआ कार है, जब देखो जब साला ताश पत्ती में लगा रहता हो, जब अपना कौवा जैसा सातिर खुपड़िया घुमा के पता लगाओ कि ये सरपंच का कान कितना भरा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। आपको याद कैसे रहता है ये? वो जो दिल से जुड़ी चीज़ें होती है वो याद रह जाती है शायद। ओके, इस डायलॉग को आपने जब फिल्माया होगा जी, उससे आज तक कितना समय हो गया? लगभग 9-10 साल। 9-10 साल पुराना डायलॉग भी आपको पूरा रटा है प्रॉपर रिसाइटेशन के साथ में। अमेजिंग डायलॉग डिलीवर करते हैं आप। और ये मैं दिल से कह रहा हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि आप हमारे यहाँ पे आए हैं इस शो पे, और आगे की कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आप कर रहे हैं?
उसके बारे में कुछ आप उस पर प्रकाश डालेंगे? अभी फ़िलहाल 3 वेब सीरीज़ चल रही है, शूट चल रहा है, जो बहुत जल्दी रिलीज़ होगी। और अभी मेरी 2 शॉर्ट फिल्म रिलीज़ होने वाली, जिसका एक की स्क्रीनिंग हो चुकी है, और अभी आज एक छोटी स्क्रीनिंग होने Okay. वाली है, जिसकी सूचना अभी जस्ट मुझे आई है, जिसका नाम 4 यार है। ओके। ये 2 शॉर्ट फिल्म्स होने वाली। एक फिल्म आने वाली है साउथ और हॉलीवुड कोलैब में बनी है, माय हीरो। तो वो भी शायद 2-3 महीनों में रिलीज़ होने वाली है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन, एक बिग बैनर का वेब में शूट अभी कर रहा हूँ, नाम डिस्क्लोज़ कर नहीं सकता किसी कारणवश। Obviously. तो बस ये कुछ हैं, 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं जो इन फ्यूचर रिलीज़ होने वाले हैं। मतलब काम आपके पास अभी लबालब भरा हुआ है, लाइंड अप है पूरा। और हम यही आशा करेंगे कि सुब्बू सर की जर्नी जीप से हर जगह जाए। थैंक यू। और आप हमारे साथ हमारी शो पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी प्रेरणादायक चीज़ें आपने बताई हमको, और आप हमारे साथ डिफर के साथ जुड़े रहें। और आपकी भी जो आपने मंशा जाहिर करी थी कि एक तरीके मंच आप बनाना चाहते हैं एक्टर्स के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक छोटी एडवाइस या ऐसे कुछ आपके एक्सपीरियंसेस से जो आपने हालांकि बताए हैं हमको, पर यंग जनरेशन के लिए जो आना चाहती है, वो अगर आप देना चाहेंगे, शुरुआत कैसे करें और बने कैसे रहें? सबसे पहले एक आत्मसात हो, खुद की सेल्फ रिकग्नाइजेशन लेके चलिए। आप अगर आप इस फील्ड में आने चाहते हैं तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप कितना पानी में। ऐसा नहीं कि जैसे मैं बोलता हूँ कि ज़िद करिए अपने आप को इस फील्ड में लाने के लिए, खुद जिद करेंगे आप तो काम आपके होंगे। बट कई बार ऐसा भी होता है कि आप ज़िद में इतना भूल जाते हैं कि भाई मैं तो करूँगा, आप सब कुछ भूल के बैठे हो, आप फैमिली छोड़ के मुंबई में बैठे हो। पर कई बार वो स्ट्रेस आपका इतना हावी हो जाता है अगर काम नहीं मिलता है, तो आपको ज़रूरी है कि आप कितने पानी में आपको मालूम होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो शिद्दत से करें, जो भी कुछ करें पैशनेट हो करें, पैशंस के साथ करें, तो बहुत जल्दी सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, बस मैं थोड़ा सा लगा रहा, शायद यही एक प्लस पॉइंट था कि ज़िद के साथ अपने आप का लेवल देखते हुए लगा रहा। तो सर आप बहुत अच्छी तरीके से लगे रहे आप, और आप लगे रहे, यही हमारी शुभकामना है। थैंक यू और आप आए शो पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, डिफर के इस पॉडकास्ट में क्षितिज पवार यानी हमारे सुब्बू सर ने हमें ये बताया कि एक्टिंग में अगर आपको करियर बनाना है तो क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी होगी, मुंबई में सरवाइव करने के लिए और एक नेटवर्क बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इस पर भी उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। हम आशा है कि आपको ये पॉडकास्ट से बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी जो आपके लिए लाभदायक होगी। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा अगला गेस्ट आप किसे सुनना पसंद करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए डिफर के साथ, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए